मेरा नाम है समीर सक्सेना। पेशे से एक विज्ञापन एजेंसी का क्रिएटिव हेड और उम्र लगभग 40 के आसपास। पर मैं उम्र में कितना हूँ ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अंदर से मैं उतना ही थका हुआ हूँ जितना एक गंगा जमुना के घाट पर बैठा बूढ़ा जो अपने बच्चों की बाट जो हरा हो। दिल्ली के एक तथाकथित पॉश अपार्टमेंट में रहता हूँ, समृद्धि हाइट्स। नाम सुनकर ही लगता है जैसे सब समृद्धि में डूबे हों, पर यहाँ हर घर में किसी न किसी रिश्ते की चुप्पी दीवारों से टकराती है। मेरी बीवी मीरा, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, सुंदर, समझदार और अब लगभग अनजान। हमारे बीच अब वो संवाद नहीं रहा जो नए जोड़ों में होता है। अब सब कुछ फॉर्मल हो गया है। ब्रेकफास्ट किया, बच्चों का होमवर्क चेक कर लिया, कार सर्विसिंग कब है, बस। और कोई बात नहीं। हमारे दो बच्चे हैं, अनिया और ईशान। अनिया 10 साल की है और मोबाइल से चिपकी रहती है। ईशान 7 का है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले खिलौनों से बात करता है। कभी कभी लगता है मैं किसी साइंस फिक्शन फिल्म का किरदार हूं, जहां बच्चे इंसानों से ज्यादा मशीनों से बात करते हैं और माँ बाप एक दूसरे के स्क्रीन टाइम में कैद हो गए हैं। मेरे पिताजी, श्री श्याम सुंदर सक्सेना, पहले हमारे साथ ही रहते थे, पर अब वृद्धाश्रम में हैं। वजह? मीरा ने कहा था, पापा को अब शांति चाहिए। हमारे घर का माहौल उनके लिए सही नहीं है। और मैं चुप रह गया था, क्योंकि शायद मैं खुद भी शांत रहना चाहता था। पर सच यह है, जब आप अपने माँ बाप को घर से अलग कर देते हैं तो दरअसल आप अपने अंदर से ही कुछ तोड़ देते हैं। और फिर वो टूटन किसी मुस्कान में छिपती नहीं, बस और गहराई से गूंजती है। उस सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। मीरा जल्दी उठ चुकी थी, योगा मैट बिछा, कैल्म माइंड वाला पॉडकास्ट ऑन कर रखा था। मैं चाय बना रहा था। ईशान नींद में ही ओके गूगल से बात कर रहा था। गूगल, पापा मुझसे प्यार करते हैं, मैंने सुना। और चाय की केतली से उठती भाप मेरी आंखों में चली गई। क्या सच में मैंने कभी ईशान को प्यार जताया था? अनिया वीडियो कॉल पर अपनी दोस्त से बात कर रही थी। मम्मी पापा तो बस लड़ते रहते हैं यार। मैंने कुछ कहा नहीं, बस हाथ में चाय की प्याली लेकर बालकनी में चला गया। बालकनी से सामने एक और अपार्टमेंट दिखता था, गुलमोहर रेजिडेंसी। वहां एक बुजुर्ग महिला हर रोज ठीक 8 बजे तुलसी के पौधे में पानी डालती थी। कभी सोचता था ये किसका इंतजार करती होंगी। एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया, आपके साथ कोई नहीं रहता? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा सब हैं, बस टाइम नहीं है किसी को, इसलिए अब पौधों से ही बातें करती हूँ। ये जवाब तो देते हैं। शाम को मीरा घर लौटी। उसके चेहरे पर थकावट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी दूरी थी। समीर, अगले हफ्ते की कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे बेंगलोर जाना है। 3 दिन की ट्रिप है। ठीक है, मैंने कहा। बच्चों का ध्यान रख लोगे? हाँ, मैंने जवाब दिया। पर वो जानती थी मैं सिर्फ हाँ कहता हूँ, करता कुछ नहीं। मीरा जाने लगी तो मैंने पूछा, मीरा, हम बात क्यों नहीं करते अब? उसने एक पल मेरी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, समीर, बातें तब होती हैं जब लोग सुनना चाहते हों। अब तो हम बस जी रहे हैं, जैसे बाकी लोग जीते हैं। उस रात मैंने फिर एक बार अपने पिताजी को फोन किया। कैसे हो पापा? उनकी आवाज थकी हुई थी। बेटा, मैं ठीक हूं। तू कैसा है? मैं भी ठीक हूं। कुछ देर चुप्पी। पापा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं बेटा, अब नाराज होने की उम्र नहीं रही। वो जवाब था या ताना पता नहीं, पर उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन ऑफिस में एक नया क्लाइंट आया, एक ऐप जो रिश्तों को बचाने का दावा करता था। टैगलाइन, रिकनेक्ट, रिश्तों को फिर से जोड़िए। मैं हंस पड़ा। अब ऐप से रिश्ते जुड़ेंगे। पर जब मीटिंग में उनकी रिसर्च स्लाइड देखी तो दिल बैठ गया। 50% दंपति हर रात बिना बात किए सो जाते हैं। 70% किशोर अपने माता पिता से भावनात्मक दूरी महसूस करते हैं। हर तीसरा बुजुर्ग अकेलेपन से पीड़ित है। मुझे अपना ही चेहरा उन आंकड़ों में दिखा। उसी रात मैंने एक चिट्ठी लिखी खुद को। प्रिय समीर, तू हंसता है, पर वो हंसी कहा जाती है जब बच्चे तुझे तू कामयाब है। पर वो कामयाबी किस काम की जो तेरे पापा अब तुझसे नजरें नहीं मिला पाते? और मीरा, उसके साथ तू बिस्तर तो बांटता है, पर क्या क्या अब भी दिल बांटता है? मैंने चिट्ठी ता करके तकिए के नीचे रख दी। मैं नहीं जानता ये कहानी कहाँ जाएगी। शायद टूटे रिश्ते जुड़ेंगे, शायद और टूटेंगे। पर इतना जरूर जानता हूं, ये मुस्कान अधूरी है और मैं अब उसे पूरा करना चाहता हूं। उनके सामने बैठकर खाली चेहरों को ताकता रहता। हम तीनों एक छत के नीचे, लेकिन 3 अलग अलग ग्रहों पर थे।
मीरा के जाने के दूसरे दिन मैंने सोचा कि पिताजी से मिलने जाऊं। कई महीनों से उन्हें सिर्फ फोन पर सुना था, अब देखकर मिलने की हिम्मत हुई थी। प्रभात वृंदावन, यही नाम था उस वृद्धाश्रम का जहां मैंने एक दिन अपने पिताजी को समझदारी के नाम पर छोड़ दिया था। जब पहुंचा तो गेट पर एक बोर्ड लटका था, यहाँ बुजुर्गों को सेवा नहीं, सम्मान चाहिए। ये वाक्य आंख में चुभा। अंदर पहुंचा तो पिताजी लॉन में बैठे थे। अकेले नहीं थे, उनके साथ दो और बुजुर्ग थे। एक रेडियो चल रहा था, उसमें कोई लौट के आया है गाना बज रहा था। मैं धीरे से पास गया। पापा। उन्होंने चश्मा हटाया, चेहरे पर कोई चौंक नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक धीमी मुस्कान। आ गया तू? बस इतना कहा। मैं बैठ गया, उनके हाथों को पकड़ा। वो कांप रहे थे। कैसे हैं आप? ठीक हूं। अब यहाँ की मिट्टी से दोस्ती हो गई है। हर किसी की कोई कहानी है यहाँ, पर सबकी कहानी में एक जैसी खामोशी है। उनकी ये बात जैसे सीधा सीने में लगी। क्या मैं आपको वापस घर ले जाऊं? मैंने पूछा। उन्होंने हल्की सांस ली और बोले, अब वहां जगह नहीं बची बेटा। जगह सिर्फ दीवारों की नहीं होती, दिल की होती है। और वहां अब मेरी जगह नहीं रही। मैं लौटते वक्त बहुत रोया। कार में गाड़ी चलाते हुए रेड सिग्नल पर ठहरे हुए मैं फूट फूट कर रो पड़ा। उसी रात अनिया ने पूछा, पापा आप उदास क्यों हैं? मैंने कहा, कभी कभी कुछ सवाल होते हैं जिनके जवाब खुद को भी नहीं पता होता। क्या आप मम्मा से नाराज हो? मैं चुप रहा। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? बोलो बेटा। क्या आप मम्मा को अब भी प्यार करते हो? मैंने उसका चेहरा देखा, मासूम आंखें जिनमें झूठ नहीं बसता। हाँ बेटा, करता हूं। तो फिर आप दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? मैंने पहली बार अपनी बेटी की बात को गंभीरता से लिया। मीरा के लौटने से एक दिन पहले मैंने घर में कुछ बदला। टीवी बंद कर दिया, सबके फोन एक दराज में रख दिए और रात का खाना साथ मिलकर बनाया। ईशान से आलू छीले नहीं गए, अनिया से नमक ज्यादा पड़ गया, पर वो खाना हमारे पिछले 6 महीने से कहीं बेहतर था। रात को मैंने उन्हें कहानी सुनाई। एक राजा था जो कामयाब था, पर अकेला था। उसके पास सब कुछ था, सैनिक, सोना। पर जब उसकी बेटी ने पूछा, पापा आपके पास दोस्त क्यों नहीं है, तब राजा को पहली बार समझ आया कि उसका राज्य नहीं, दिल खाली था। फिर क्या हुआ? ईशान ने पूछा। फिर राजा ने सब छोड़ दिया और वहां गया जहां उसे लोग नहीं, प्यार चाहिए था। अनिया बोली, पापा क्या आप ही राजा हो? मैं मुस्कुरा दिया। पहली सच्ची मुस्कान थी वो। मीरा लौटी तो घर का माहौल कुछ बदला बदला था। मैंने बात करने की कोशिश की। मीरा क्या हम कुछ देर बातें कर सकते हैं? वो थोड़ा चौंकी, फिर बैठ गई। मीरा, मैं मानता हूं हमने बहुत कुछ खो दिया है, शायद एक दूसरे को समझने की ताकत, धैर्य और साथ जीने का तरीका। हाँ समीर, वो बोली। हम दोनों दौड़ते रहे और एक दूसरे से दूर होते गए। क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? वो चुप रही और कुछ पल बाद धीरे से बोली, अगर तुम दोबारा मुझसे बात कर सकते हो तो शायद मैं दोबारा मुस्कुरा सकती हूँ। उसी रात मैंने पिताजी को फिर से फोन किया। पापा, एक बार और घर आए ना। इस बार आपके लिए एक कमरा नहीं, आपके लिए एक जगह रखी है हमारे दिल में। कुछ देर चुप्पी के बाद उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है बेटा, इस बार मैं कुछ लेकर आऊंगा। क्या? कुछ पुरानी कहानियां और अधूरी मुस्कानें। अगले दिन मैंने मीरा और बच्चों को बताया कि दादाजी वापस आ रहे हैं। अनिया खुशी से उछल पड़ी। मैं दादाजी को अपनी नई ड्राइंग दिखाऊंगी। ईशान बोला, मैं उनसे पूछूंगा क्या पुराने टाइम में भी गूगल था। मीरा ने मेरी तरफ देखा। मुस्कान अधूरी नहीं थी इस बार। रात को जब सब सो गए, मैं बालकनी में बैठा था। सामने वही बुजुर्ग महिला तुलसी में पानी दे रही थी। मैंने आवाज लगाई, दादी, आज आप फिर अकेली? उन्होंने कहा, न बेटा, आज पौधे कुछ कह रहे थे कि किसी के अधूरेपन से शुरुआत हो सकती है, अगर कोई सच्चे मन से सुनना चाहे। मैं मुस्कुराया और उस मुस्कान में मुझे अपनी बेटी की आंखें, अपने बेटे की जिज्ञासा, मीरा की थकी हुई मगर नरम पड़ती खामोशी और पापा की झुर्रियों में छिपा प्यार सब दिखा। शायद मेरी मुस्कान अब थोड़ा कम अधूरी थी। मीरा से कहा। वो खिड़की के पास बैठी थी, चाय का कप हाथ में, पर आंखें बाहर पेड़ों पर टिकी थी। धीरे से बोली, समीर, तब हम सपनों में रहते थे, अब हम सिर्फ किराए के घरों में रहते हैं। 20 वर्ष पहले का समीर और मीरा कुछ और थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस, सर्दियों की धूप और लाइब्रेरी की सीढ़ियां। वहीं पहली बार मीरा को देखा था मैंने। वो समाजशास्त्र की छात्रा थी, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी। उसे बड़े बड़े सपने पसंद थे।
मुझे बड़े गहरे शब्द। एक दिन किताब पढ़ते हुए उसने पूछा था, तुम्हें प्रेमचंद क्यों पसंद हैं? मैंने कहा था, क्योंकि उनके किरदार टूटते हैं लेकिन बिखरते नहीं। वो मुस्कुराई थी, शायद पहली बार उस मुस्कान में कोई कमी नहीं थी। हमारा साथ धीरे धीरे मजबूत होता गया। कॉलेज खत्म हुआ, नौकरियां लगी और फिर एक सादा सी शादी। ना कोई ज्यादा शोर, ना कोई बड़ा सपना, सिर्फ साथ चलने की चाहत। शुरुआत में हम बहुत बातें करते थे। बिजली का बिल कैसे कम किया जाए, पापा की दवाइयां कहाँ से मंगवाई जाएं, बच्चों के लिए कौन सी नैतिक कहानियां पढ़नी चाहिए। पर जैसे आवश्यक बातों ने जरूरी बातों को निगल लिया। मैंने करियर को चुना, मीरा ने भी। कभी मैं मीटिंग में व्यस्त, कभी वो ट्रेनिंग में। शब्द कम होते गए, स्क्रीन बढ़ती गई। ईशान के स्कूल प्रोजेक्ट में जब उसने मेरा परिवार लिखा तो उसमें मीरा को ऑनलाइन और मुझे बिजी कहकर दिखाया। हम दोनों ने हंसकर टाल दिया, पर वो हंसी शायद भीतर कुछ कर रही थी। एक दिन मीरा के फोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, तुम आज भी वैसे ही मुस्कुराती हो। मैसेज किसी पुराने कॉलेज फ्रेंड का था। मैंने कुछ नहीं कहा, पर उस एक लाइन ने मेरी नींद छीन ली। मैंने उससे पूछने की हिम्मत की, क्या तुम मुझसे दूर हो रही हो? मीरा ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, हम इतने पास कब थे समीर कि दूर हो सके। मैंने उस रात चुपचाप अपनी पुरानी डायरी निकाली। मीरा की मुस्कान मेरी पहली कविता थी। अब वही कविता अधूरी पड़ी है। शब्द हैं, भाव है, पर लय नहीं। कुछ हफ्तों बाद मीरा ने कहा, समीर, क्या हम किसी काउंसलर से मिले? मैंने हंसकर जवाब दिया, हमारे पास वक्त नहीं है मीरा। मायूसियां समझाने के लिए भी टाइम स्लॉट चाहिए क्या? हम दोनों फिर चुप हो गए। इसी चुप्पी के बीच एक दिन मीरा देर रात घर लौटी। चेहरे पर तनाव था, आंखें लाल। मैंने पूछा, सब ठीक है? वो बोली, आज एक ट्रेनी लड़की ने ऑफिस में आत्महत्या की कोशिश की, बस इसलिए क्योंकि बॉस ने कहा था तुम में कोई स्पार्क नहीं है। मैं सन्न था। तो तुम कैसी हो? वो फूट पड़ी, मैं भी हर रोज उसी स्पार्क को खोजती हूँ समीर। तुम्हारे बच्चों के ऑफिस, सबकी उम्मीदों में, पर हर दिन बुझ जाती हूँ। उस दिन मैं पहली बार समझा, मीरा की थकावट शरीर की नहीं थी, वो थकी थी। उसी रात मैंने कुछ तय किया। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग के बाद मैंने एक प्रस्ताव रखा, डिजिटल डिटॉक्स एंड इमोशनल डायलॉग। एक अभियान जो दंपतियों, बच्चों और बुजुर्गों के बीच फिर से संवाद शुरू कराए। सभी हंसे। समीर, तुमने नया गजल क्लब खोल लिया है क्या? मैंने कहा, शायद हाँ, पर अगर एक भी परिवार फिर से साथ बैठकर खाना खा ले तो ये मुहिम सफल होगी। घर आकर मैंने मीरा को बताया। वो चौंकी, तुम ये क्यों कर रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से मुस्कुराते देखना चाहता हूँ, वैसी मुस्कान जैसी पहली बार तुमने लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर दी थी। अगले दिन मीरा ने फोन में से अपने सोशल मीडिया एप्स डिलीट किए। बोली, अगर शुरुआत करनी है तो चलो अपने भीतर से करें। हमने तय किया, हर रविवार सबके मोबाइल बंद, पापा के पास जाना हर 15वें दिन, बच्चों से एक बार रोज कहानी सुनाना और एक दूसरे से रोज एक सवाल, आज तुमने सबसे सच्चा क्या महसूस किया? धीरे धीरे मुस्कानें लौटने लगी। पापा फिर से हमारे साथ रहने लगे। ईशान उनसे कहानियां सुनता, अनया उनके पैर दबाती। मीरा ने मेरी डायरी पढ़ी जिसमें पहली कविता थी, मीरा की मुस्कान। वो मुस्कराई और बोली, शब्द वही है, अब शायद लय लौट आई है। मैं अब भी नहीं कह सकता कि हम पूरी तरह बदल गए हैं, पर अब जब ईशान मुझे गले लगाता है, अनया स्कूल से आकर पहले मुझसे बात करती है, मीरा बिना कहे मेरी थकान को चाय में घोल देती है, और घर में तुलसी के पास बैठकर पापा गरम चाय पी रहे थे। मीरा रसोई में बच्चों के साथ मूंगफली छील रही थी, और मैं पहली बार कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ देख रहा था। वो मुस्कानें जो अब अधूरी नहीं रही। कभी लगता था सब खत्म हो चुका है, पर अब लगता है हर टूटन एक नई शुरुआत की भूमिका होती है। मेरी डिजिटल डिटॉक्स पहल ने ऑफिस में भी हलचल मचा दी थी। हर शुक्रवार हमने एक रिश्ता रिकनेक्ट डे शुरू किया, जहां कर्मचारी अपने परिवार के लिए 2 घंटे जल्दी निकल सकते थे। कोई पिकनिक पर गया, कोई माँ के लिए साड़ी खरीद लाया, और कुछ लोगों ने पहली बार अपने बच्चों से वो सवाल पूछे जो बरसों से अटके थे, क्या तुम खुश हो? मीरा अब अपनी ट्रेनिंग में एक नया सेशन जोड़ चुकी थी, इमोशनल सस्टेनेबिलिटी इन रिलेशनशिप्स। उसका वीडियो वायरल हो गया। हजारों महिलाएं और पुरुष कमेंट कर रहे थे, आपने मेरी कहानी कह दी।
अब समझ आया कि मैं क्यों थक जाती हूँ हर शाम। और मीरा ने पहली बार मुझसे कहा, समीर, शायद हमारी अधूरी मुस्कानें किसी और की पूरी खुशी बन सके। एक दिन ईशान मेरे पास आया, पापा स्कूल में फैमिली डे है, आओगे ना? मैंने उसका सिर चूमा और कहा, इस बार सिर्फ आऊंगा नहीं बेटा, वहां रहूंगा भी। फिर एक सुबह पापा ने कहा, बेटा, एक बात कहूं? हाँ पापा। जब तू छोटा था तो मैं सोचता था तू मुझसे कितना दूर है, पर अब समझ आता है तू मुझ में ही कहीं गुम था। तूने मुझे फिर से बेटा बना दिया, क्योंकि मैं अब तुझ में वो समीर देखता हूं जो रिश्तों को बचाने निकला है। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने उनके पैर छुए और कहा, पापा, अब मुझे आपसे दूर कभी मत भेजिएगा। उस दिन घर में सबने साथ खाना खाया। सादी खिचड़ी, पापड़ और मीरा के हाथ की बनी चटनी। बच्चों ने कहानी सुनाई। दादाजी जंगल में एक पेड़ बन गए थे, और फिर समीर नाम का एक लड़का आया जिसने उस पेड़ को फिर से फूलने दिया। मीरा हंस पड़ी। अब तो हमें बच्चों से भी सीखनी पड़ेगी कहानी कहने की कला। उस रात मैं छत पर अकेला बैठा था। चांद चमक रहा था, वैसा ही जैसे पहली बार मीरा को देखा था। मैंने डायरी खोली और आखिरी पन्ने पर लिखा, अब शब्द पूरे हैं, लय है, भावना भी। शायद ये कविता अब अधूरी नहीं रही, पर अगर कोई पूछे मुस्कान क्यों लौटी, तो मैं बस कहूंगा, क्योंकि इस बार मैंने सुनना शुरू किया। कुछ महीने बाद हमारी पहल को दिल्ली सरकार ने समर्थन दिया। मीरा को आमंत्रित किया गया एक सामाजिक मंच पर। विषय था आधुनिकता में रिश्तों का स्थान। मीरा मंच पर खड़ी थी, आत्मविश्वास से भरी। उसने कहा, हम सब रिश्तों को निभाते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। हम सब हंसते हैं पर मुस्कुराते नहीं। और हम सब जीते हैं पर साथ नहीं जीते। ये कहानी मेरी नहीं, हम सब की है। हर उस मुस्कान की जो घर लौटना चाहती है। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, और मैं सबसे पीछे खड़ा था, खुद को नहीं, उसे देख रहा था, जिसकी अधूरी मुस्कान अब मेरी जिंदगी की सबसे पूरी बात बन गई थी। आज भी मैं ऑफिस से लौटकर जब मीरा की आंखों में देखता हूँ, बच्चों की हंसी सुनता हूँ, पापा की कहानियां दोहराता हूँ, तो बस एक ही बात याद आती है, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई अधूरी मुस्कान होती है, पर अगर हम सुनना सीख जाएं, तो वो मुस्कान फिर से मुस्कुराने लगती है। की आंखें नम कर दी। अगर आपने भी कभी किसी अधूरी मुस्कान को महसूस किया है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, दिल से निकली इन भावनाओं को कमेंट में बांटें, और हर उस इंसान तक ये कहानी पहुंचाएं जो आज भी किसी अधूरे रिश्ते में चुप बैठा है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही कहानियां जो सीधे दिल से निकलती है और वहीं जाकर ठहरती है, क्योंकि हर अधूरी मुस्कान पूरी हो सकती है अगर कोई सुनने वाला हो।